हेलो नन्हे मुन्नो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। मतलब जो हमारे शरीर का आधार है वो क्या है? वो हमारे शरीर का आधार है उचित आहार। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये देखते हैं, अब कुछ पंक्तियां ली हुई हैं। कौरुक कौरुक कौरुक, हित भूख मित भूख ऋत भूख। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, ये पंक्तियां ली गई हैं सुभाषित से। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि अर्थ इसका क्या होता है। कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल, मतलब समय जैसा समय है उसके अकॉर्डिंग और जैसा स्थान है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है। पौष्टिक का मतलब क्या है? कि ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, मतलब सभी पोषक तत्व उसमें उपस्थित होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पौष्टिक आहार। और उचित मात्रा में, उचित मात्रा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा भोजन जितनी शरीर को आवश्यकता है, ना आवश्यकता से ज्यादा और ना ही आवश्यकता से कम, तो वह व्यक्ति क्या है? निरोगी है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है कि ये दो एक इसका नाम क्या है? मिष्टी। ठीक है, अब ये आहार से रिलेटेड चैप्टर है तो इनके नाम भी इसी प्रकार है, मिष्टी, और इसका नाम क्या है? मेंदू। आपकी बुक में दिया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? ये एक लाइन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुविचार है, अन्येन जातानि जीवंती। इसका अर्थ क्या होता है? ये और ये लिया कहाँ से गया है? ये देखिए, दिख रहा है, तैत्रीय उपनिषद से ये लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अन्य जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। मतलब ये कितना जरूरी है, मतलब जीवित रहने के लिए भोजन तो जरूरी है ही। हम सभी जानते हैं कि अगर थोड़ी देर भी हमें भोजन नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, पारंपरिक मतलब जो हम पहले से खाते हुए आ रहे हैं, और जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं, उनके बीच में संबंध क्या है? मतलब क्या रिलेशन है उनके बीच में? जो ऐसी चीजें, जो ऐसे खाद्य पदार्थ जो हम पहले से खाते आ रहे हैं और जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं, उनके मध्य संबंध क्या है? तो देखिए, क्या है, किसी भी राज्य का पारंपरिक आहार क्या होता है? वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी स्थान पर हम रह रहे हैं तो वहां का पारंपरिक, अब भोजन कैसा होगा? जो वहां पे अवेलेबल है, जो फसलें वहां पे उगाई जा रही हैं, वैसा ही खाना खाया जाएगा ना। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर कोई सब्जी नहीं मिल रही है तो हम उस सब्जी को किसी दूसरे क्षेत्र से लाके खाएंगे, ऐसा नहीं है ना। हम क्या करेंगे? जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जो जो सब्जी या जो फसल हमें वहां अवेलेबल है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना खाना बनाएंगे। तो क्या संबंध होता है कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार, वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलें, स्थानीय मतलब जो उसी मूल स्थान पर उगाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश है, अगर मान लीजिए, अगर हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो किसी भी मध्य प्रदेश में भी क्या, किसी जिले में, ठीक है, अगर जैसे हम किसी भी जिले में रह रहे हैं तो उस जिले में, उस स्थान पे जो फसलें उगाई जा रही हैं, हम उस पर ही आधारित होंगे। स्थानीय मतलब जैसे सब्जियों की बात हुई है ना, अगर जैसे बड़े पैमाने पे देखा जाए गेहूं या चावल, तो ये हम पूरे मध्य प्रदेश की बात इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है कि भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? देखिए, यहाँ पर विविध प्रकार की क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। बहुत प्रकार की यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। और यहाँ की क्या होती हैं? जलवायु भी अलग अलग होती है, तो इसका प्रभाव भी स्थानीय स्तर की फसलों पर पड़ता है। जैसी मृदा होगी वैसे ही वहां पर क्या होगी? वैसे ही फसलों को उगाया जाएगा। और जैसी जलवायु होगी, अगर वर्षा की मात्रा ज्यादा है तो ऐसी फसलों को उगाया जाएगा जहां पर मतलब जिनको जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ज्यादा पानी की जरूरत है तो पानी तो आसानी से अवेलेबल हो ही जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है? आहारीय प्रवृत्तियां। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि लोग क्या खाने में रुचि रखते हैं, मतलब उनके आहार किस प्रकार का है, किस प्रकार का आहार वो पसंद करते हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कि जो फसलें ज्यादा बिकती हैं उनको ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां जो हैं वो कैसे बदल गई हैं। पहले हम भोजन कैसे बनाते थे पारंपरिक तरीके से, और अभी मॉडर्न समय में, अभी आज के समय में भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है, क्यों ये पद्धतियां परिवर्तित हुई हैं, इनको हम देखते हैं। पाक पद्धतियां, अब हम देखते हैं कि पाक पद्धतियां होती क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं। पाक पद्धतियां मतलब होता है कि पाक मतलब होता है पकाना, ठीक है। पाक का मतलब क्या होगा, पाक का मतलब होता है पकाना, ठीक है। तो क्या पकाना, भोजन पकाना। तो भोजन पकाने की जो विधि होती है, भोजन पकाने की जो पद्धतियां होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पाक पद्धतियां, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने क्या समझा कि पाक पद्धतियां क्या होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि पारंपरिक, पारंपरिक मतलब जो चली आ रही है पुराने समय से, ठीक है। पुराने समय की जो है, जो चली आ रही है, जो परंपरा है, वो पद्धतियां कैसी है और आधुनिक पाक पद्धतियां कैसी हैं, और क्या अंतर है और क्यों अंतर है इसमें, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले खाना कैसे बनाया जाता था, इसे पारंपरिक चूल्हा, है ना, इससे आपने देखा ही होगा अपने घरों में, गांव में, आस पड़ोस में, कहीं पे भी। तो पहले रोटियां कैसे बनाई जाती थी, ऐसे चूल्हे पर लकड़ी जलाकर क्या किया जाता था, रोटी बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान स्वरूप क्या है, ये तो आपने अभी भी देखा होगा, अभी देख ही रहे हैं आप। आधुनिक गैस चूल्हा, इसमें क्या कर दिया जाता है, सिलेंडर लगा दिया जाता है और इसमें बर्नर में आग आने लग जाती है ना, तो इसे गैस चूल्हा कहते हैं। तो क्या है, ये पारंपरिक चूल्हा है और ये क्या है, आधुनिक गैस चूल्हा है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या होता था पहले, वायु प्रदूषण होता है पहला तो, है ना। ये क्या होता है, एक वायु प्रदूषण का कारण बन जाता है। और अभी इसमें क्या है, देखिए जो आधुनिक है इसमें प्रदूषण नहीं होता है ना। और तो इस कारण से ये है कि प्रदूषण को अगर ध्यान में देखा जाए तो ये वाला चूल्हा ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट कौन सा आएगा, कि पहले जो मसाला पीसने के लिए या किसी भी चीज को बारीक करने के लिए, नमक, जैसे नमक आता है डिग्लो में आता है, तो उसको बारीक करने के लिए किसका यूज किया जाता था, सिलबट्टे का, ठीक है। ये देखा होगा शायद आपने, सभी ने अपने घरों में देखा ही होगा। तो ये क्या करते थे, यहाँ पे सिलबट्टे का यूज करते थे। लेकिन अब आजकल हम किस चीज का यूज करते हैं, आजकल हम यूज करते हैं मिक्सर, मिक्सर ग्राइंडर का, ठीक है। मतलब अब बस हमने प्लग लगाया और बटन ऑन किया और मसाला हमारा पिस जाता है, रेडी। इसमें क्या होता है, देखिए क्यों इसका यूज करने लगे, मेहनत, ठीक है। क्या होता है, सिल पत्थर में मेहनत ज्यादा लगती है, और मिक्सी में क्या होता है, मिक्सी में मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है। मतलब हमारा कोई काम ही नहीं है, बस हमने क्या किया, सिर्फ कुछ चीज डाली और प्लग ऑन कर दिया, तो उससे क्या होता है, हमारा काम हो जाता है। आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि जो, अगर जैसे हम बड़े की दाल डालते हैं तो क्या कहते हैं कि बड़े की दाल किस में टेस्टी लगती है, इस सिल पत्थर की पिसी हुई दाल लोग ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय मिक्सी में पिसी हुई दाल की। लोगों को इसके टेस्ट में अंतर आता है, कि जो लोग कहते हैं कि इसकी दाल ज्यादा टेस्टी लगती है, ठीक है। आई होप अगर आपने खाए हो बड़े तो आप भी बताइएगा कि आपको कौन सी वाली दाल अच्छी लगती है। देखिए अब हम देखते हैं कि प्रमुख कारण क्या है, कि जो पारंपरिक पाक पद्धतियां थी, जो जिन चीजों का यूज किया जाता था, वर्तमान रूप में उनका यूज नहीं किया जा रहा, या कम यूज किया जा रहा है, या रेयरली यूज किया जा रहा है, बहुत कम क्षेत्रों में वहां का यूज देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, देखिए प्रमुख कारण क्या है, एक पहला है तकनीकी विकास। मतलब क्या है कि मतलब तकनीकों का विकास हो चुका है। जैसे पहले, जैसे अभी मैंने बताया कि किसका यूज किया जाता था, सिलपत्थर का, और अभी किसका यूज किया जा रहा है, मिक्सर का। तो क्या है, ये तकनीक है, मिक्सर क्या है, एक तकनीक है, तो एक तकनीकी विकास हुआ है, तो इसीलिए क्या है, सुविधा के हिसाब से व्यक्ति मिक्सर यूज कर रहा है, इससे समय की भी बचत हो रही है। बेहतर परिवहन, जो परिवहन के साधन है उनका भी बहुत तेजी से विकास हुआ है, तो वे भी क्या है, वो भी एक कारण है कि हम पारंपरिक पद्धतियों से अभी आधुनिक पद्धतियों की ओर आ गए हैं। और बेहतर संचार साधन, संचार साधन तो आप सभी जानते हैं कि कितनी तीव्र गति से बढ़े हैं। संचार साधनों का विकास ऐसा हुआ है कि पहले लोग जहां एक फोन करने के लिए दो दो तीन तीन दिन क्या करते थे, वेट किया करते थे। अगर कोई त्योहार है, अगर कोई राष्ट्रीय त्योहार है, तो उस टाइम पे छुट्टी घोषित कर दी जाती थी, लोग कॉल नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आज बस हमारा ये है कि हमने एक क्लिक किया और हमारा कॉल लग जाता है, या हम किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेहतर संचार साधन, ये इसी चीज का उदाहरण है कि आज का जो समय है इसमें संचार साधन कितना तीव्र हो गया। तो यही प्रमुख कारण है कि व्यक्ति जो पारंपरिक चीजें हैं उससे आधुनिक चीजों की ओर आता जा रहा है।
अब हम देखते हैं कि भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। ठीक है, भोजन के घटक क्या होते हैं। ये एक मेले का चित्र है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग फूड स्टॉल लगे हुए। देखिए, राजस्थानी आहार, गुजराती आहार, असमिया आहार, ये यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे इस टाइप का भोजन यहाँ पर मिल रहा है। गुजराती आहार, असमिया आहार। और यहाँ की थीम क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है कि स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, मतलब अच्छा खाइए और जीवन को भी कैसा रखिए, अच्छा रखिए। ठीक है, अगर हमारा आहार अच्छा होगा तो हमारा जो जीवन है वो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ की थीम है। यहाँ अलग अलग राज्यों के भोजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्वास्थ्य ही परम धन है। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य ही परम धन है का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्वास्थ्य अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम करने में हमारा मन अच्छे से लगेगा। और अगर यदि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा धन भी है और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इस धन का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना। हर कंडीशन में हमें अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य जो है वो परम धन है। जब कुछ समय तक क्या करते हैं, हम भोजन नहीं करते हैं, जैसे हमारा टाइम हो गया खाना खाने का, और अगर हमने खाना नहीं खाया है तो हमें कैसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे हमको कोई कुछ काम ही ना बताए, कुछ काम बोले ही ना हमें। अगर हमें कोई कुछ काम बोलता भी है तो हमें बहुत चिड़चिड़ाहट सी होती है, बहुत गुस्सा आता है। उस टाइम पे हमें कैसा लगता है, बहुत थका हुआ लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम लो एनर्जेटिक हो गए हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि जब हमें भोजन नहीं मिला है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम बहुत एनर्जी लेवल लो हो गया है हमारा। तो क्या कारण है इसका, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अब ये क्या है, एक लड़की है क्लास में बैठी हुई है। अब ये क्या सोच रही है, ये सोच रही है कि एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है। बार बार एक वो पानी पीता है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो क्या कारण होता है कि उसको ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, ये जो धावक है, देखिए ये दौड़ के आ रही है और क्या कर रही है, पानी पी रही है। तो क्या कारण है, इसको ग्लूकोज वाला पानी पी रही है ये, क्या कारण है, कारण ये है कि जो ग्लूकोज वाला पानी होता है वो क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमें तुरंत ऐसा लगता है, तुरंत में ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, थकान महसूस हमें नहीं होती है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो क्या है, सिर्फ एक भूमिका तैयार कर रहे हैं हम, कि जो भोजन के हम घटकों के बारे में जानने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो चैप्टर हमारा आगे है इसके बारे में हम जो जानने वाले हैं, किस मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए, ये संतुलित आहार क्या होता है, किसे कहा जाता है संतुलित आहार। और इन अगर जैसे मान लीजिए अगर हम संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इन रोगों का निदान हम कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो अभी तक हमने जो भी समझा वो सिर्फ क्या है, एक भूमिका है चैप्टर की। अभी हमने देखा भोजन के घटक के बारे में, तो भोजन के घटकों में ही एक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए क्या होता है, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या करता है, हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसीलिए हमने देखा था ना अभी लास्ट स्लाइड में कि जो धावक होते हैं उन्हें ग्लूकोज युक्त क्या किया जाता है, जल दिया जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज क्या है, इसीलिए ग्लूकोज वाला पानी दिया जाता है कि जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। अंगूर में भी बहुत हाई मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसीलिए अंगूर में से भी क्या मिल जाता है हमें, ग्लूकोज अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए देखिए जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। प्राथमिक स्रोतों से मतलब क्या है कि इसकी हमें जरूरत है ही है, मतलब यह है कि इसके बिना शरीर में काम नहीं चलेगा। प्राथमिक स्रोतों में से एक है, इसका मतलब यही हुआ। अब इसके मतलब बोलना चाहिए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कि अनाज, अनाज में कौन कौन से हो जाएंगे, गेहूं, चावल, मक्का। ठीक है, इन सब में हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। साग सब्जी, जैसे सब अब सब्जियों में कौन कौन से हो जाएंगे, आलू, शकरकंद और अनेक फल जैसे कि केला।
केले में भी क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट। अनानास और आम, आम में भी हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताए गए, यहाँ पर आलू, गन्ना, केला, अनानास, आम, जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं वही सब दिखा रहा है यहाँ पे। गेहूं, शकरकंद, शकरकंद मतलब कंदे, आप सभी जानते होंगे। आप इसे सकला भी कहा जाता है इसे कुछ क्षेत्रों में, और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, अगर हमें इनकी जरूरत होती है तो हम क्या, अगर हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। भोजन का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है, वसा है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वो क्या है, वो भी भोजन का एक घटक है। और वसा क्या है, वसा भी भोजन का एक घटक है। अब वसा क्या होता है, देखिए घी और विविध प्रकार के जो तेल, जो हम चीज खाते हैं, तेली चीजें जो हम खाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं, का लड्डू, क्या लिखा हुआ है, लड्डू लिखा हुआ है, लड्डू अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है। जैसे मतलब क्या है, घी, मक्खन और जो हम बटर खाते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, वसा में आ जाएंगे। इससे हमें क्या मिलता है, वसा। वसा के कार्य देखिए क्या होता है, ये हमारी जो त्वचा है इसे क्या करता है, त्वचा को हमारी चिकनाई प्रोवाइड करता है। मतलब जो हमारी त्वचा, जो हमारी चिकनी दिखती है ना, उसे क्या करता है, चिकनाई कौन देता है, वसा ही देता है। अब इसके स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए मूंगफली, मूंगफली में भी देखिए क्या होता है, मूंगफली का भी तेल निकलता है। अखरोट, बादाम जैसे मेवे, और कद्दू, सूरजमुखी और सरसों, ये सभी क्या है, इन सभी में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। जैसे कि ये लड्डू हमें दिख रहे हैं, लड्डू किस देख के किसी को खाने का मन तो नहीं हो रहा है ना, नहीं तो वीडियो देखते देखते भाग गए लड्डू खाने के लिए। क्या है ये, लड्डू हैं। तो इसमें क्या है, देखिए मेवे अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही छलक छलक कर दिख रहे हैं कि ये मेवे वाले लड्डू बने हुए हैं। तो ये इसमें क्या है, वसा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, सर्दियों के टाइम पे हम ये लड्डू जरूर खाते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि वसा क्या होता है, यह वसा हमें किन चीजों से प्राप्त होता है। तो जैसे घी है, तेल की चीजें जो है, उनसे हमें वसा प्राप्त होता है। अब वसा के देखिए स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो वसा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होते हैं जंतु आधारित और एक होते हैं पादप आधारित। मतलब ऐसी वसा जो हमें किससे मिलती है, जंतुओं से मिलती है, उसे हम कहते हैं जंतु आधारित वसा। और जो हमें किससे मिलती है, पादपों से मिलती, पादप मतलब क्या, जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधों से जो हमें वसा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जो पादप आधारित वसा कहते हैं। इसके अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मक्खन, मक्खन हमें कहाँ से मिलेगा, गाय के दूध से मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक जंतु आधारित वसा हो जाएगी। ठीक है, पिस्ता है, सूरजमुखी के बीज है, अखरोट, मूंगफली, ये सभी देखिए हमें किससे मिल रहे हैं, पौधों से मिल रहे हैं, तो ये क्या होंगे, पादप आधारित। काजू, ये क्या लिखा हुआ है, दही, तो दही भी किस में जाएगा, दही भी जंतु आधारित वसा में जाएगा। दूध भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, पनीर भी हो सकता है। ये सभी क्या है, वसा के पर्याप्त मात्रा के, मतलब अच्छे स्रोत है वसा के। भोजन के घटकों में अभी तक हमने कितने घटक पढ़े, दो। कौन कौन से पढ़े हैं, वो दो का नाम क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा कौन सा है, वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने ये देखा कि जो ये है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वसा, वसा भी क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऊर्जा प्रदायी भोजन, ऊर्जा प्रदायी भोजन किसे कहा जाएगा, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, इन्हें क्या कहा जाता है, और इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहा जाता है, ये बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है। तो देखिए हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो क्या है, विभिन्न गतिविधियां करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा को एक संग्रहित स्रोत है। मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना फैट जमा हो गया है बॉडी में, तो वो फैट क्या है, वसा के रूप में ही जमा होता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं और कुछ दिनों तक क्या होता है, हमारा काम चल जाता है। कैसे काम चल जाता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमने उपवास रखा, हमने 2 दिन खाना नहीं खाया, तो उस टाइम पे हमारा शरीर कैसे चल रहा है, काम तो फिर भी हम भले ढीले ढाले तरीके से करते, लेकिन करते तो है ना। कैसे कर सकते हैं वो काम, वो काम करने के लिए ये होता है कि जो हमारी बॉडी में जो फैट जमा हुआ होता है, उससे ही हमें ऊर्जा मिलती है।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अब हम कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहा जाता है, ऊर्जा प्रदायी भोजन या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहा जाता है। देखिए भोजन के घटक अभी हमने दो पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। एक घटक और है प्रोटीन, और भी घटक है, विटामिन है, जल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा क्या होती है, एकत्रित होती है। मतलब इसकी त्वचा के नीचे क्या होता है, बहुत फैट जमा होता है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। जैसा मैंने बताया कि अगर कुछ दिनों तक या कुछ समय तक भोजन ना भी मिले तो शरीर कैसे चल सकता है, इस जमी हुई फैट से। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाना खाए जीवित रहने में सहायता करते हैं। मतलब जब वो सोते हैं तो क्या करते हैं, खाना नहीं खाते। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमें भूख लगी होती है ना, तो क्या होता है, नींद आती ही नहीं है, और अगर हमें नींद लगी हुई है तो भी हमारी नींद खुल जाती है। लेकिन उस टाइम इनको क्या होता है, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती रहती है, एनर्जी इनको मिलती है जो इनकी बॉडी में फैट जमा हुआ होता है। तो ये जो वसा है ये क्या करती है, हमारे शरीर में स्टोर्ड एनर्जी के रूप में मतलब बोलना चाहिए हमारे शरीर में उपस्थित रहती है, और जब हमें जरूरत होती है तो ये हमें ऊर्जा प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए अभी तक हमने कितने भोजन के घटकों के बारे में पढ़ लिया, दो। कौन कौन से, एक पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक पढ़ा क्या हमने, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या पढ़ा आपने, दूसरा पढ़ा हमने वसा। दोनों क्या है, ऊर्जा प्रोवाइड करने वाले भोजन है, हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन इन्हें कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। देखिए प्रोटीन क्या हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है या नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए प्रोटीन क्या है, आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण घटक है। तो तीन घटक हो गए हमारे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और एक कौन सा हो गया, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है, देखिए प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ है, ठीक है। क्या करता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि, मतलब हमारे शरीर को बढ़ाता है, जो ठीक है, जो बच्चों में जो वृद्धि होती है, और भी जो वृद्धि होती रहती है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर की मरम्मत। अब मरम्मत का मतलब क्या होगा, कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई कोशिका टूट गई है, या हमें कहीं कोई चोट लग गई है, बाहरी चोट दिख रही है, तो उस चोट को ठीक करने का काम कौन करेगा, प्रोटीन की सहायता से वो काम होगा। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता। ऊर्जा कौन प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसीलिए इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक कहा जाता है। तो इसी कारण से अब हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या नाम यूज किया गया है, ऊर्जा प्रदाय घटक, ठीक है, ऊर्जा प्रदाय घटक या ऊर्जा प्रदाय भोजन भी कहा जा सकता है इसको, कार्बोहाइड्रेट और वसा को। ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा प्रदाय भोजन कहा जा रहा है, और प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है, शरीर वर्धक। मतलब वर्धक मतलब बढ़ाने वाला, शरीर को बढ़ाने वाला भोजन किसे कहा जा रहा है, प्रोटीन को कहा जा रहा है। देखिए अब हम देखते हैं कि प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त कर हो सकता है। जैसे कि हमने वसा के बारे में देखा था कि वसा जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है पादप आधारित, और दूसरा कौन सा होता है जंतु आधारित। उसी प्रकार से वसा भी हमें दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, एक पादप स्रोत के माध्यम से और एक जंतु स्रोत के माध्यम से। जंतु स्रोत के माध्यम से देखिए कौन कौन सा, जैसे अगर हम कोई मछली खाता है, कोई अंडा खाता है या नॉन वेज खाता है, तो जैसे कि सभी चीजें किसमें आ जाएंगी, नॉन वेज में। और दूध अगर कोई पीता है, पनीर खाता है, ठीक है, अगर कोई शाकाहारी है तो वो क्या खाएगा, दूध और पनीर खाएगा। अगर कोई मांसाहारी है तो वो सभी चीजें खा लेगा, तो उसे क्या मिलेगा, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जैसे राजमा खा रहा है, ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन एक समृद्ध स्रोत है प्रोटीन का, जिसमें 42% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है। मटर, मटर भी क्या है, समृद्ध स्रोत है। चना, मूंग, अरहर दाल, ये सभी क्या है, अरहर मतलब तुअर की दाल भी कहा जाता है, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो तुअर दाल है, तो ये सभी क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। अब देखिए क्या होता है, खिलाड़ियों को ये अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए, खिलाड़ी मतलब जैसे अगर जो रेसलिंग में होते हैं, बॉक्सिंग में जो लोग होते हैं, जिनको अच्छी खासी बॉडी की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। देखिए ये तो क्या है, नॉर्मल लोगों के लिए कि व्यक्ति इससे खा के प्रोटीन की
पूर्ति कर लेता शरीर में। लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं, जो बॉक्सर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर भी आता है अलग से, उसका भी सेवन करते हैं। दुग्ध उत्पादन और दालें, मतलब जो दूध का हम सेवन करते हैं और जो दालें हम खाते हैं वो क्या होते हैं, इसके स्रोत। और पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त होता है, ये तो हमने देख ही लिया है। देखिए, अभी तक हमने भोजन के 3 घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट किसकी ओर जा रहे हैं, विटामिन्स की ओर। तो विटामिन्स के बारे में इसमें बताया गया है, कुछ अध्ययन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों के रक्त स्त्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। मतलब बीमारी क्या है इसमें, देखिए, मसूड़ों से रक्त स्त्राव का होना, मतलब मसूड़ों से खून का आना, ये क्या है, एक बीमारी है, ठीक है। या मसूड़ों में सूजन होना। तो क्या हुआ, अभी भी ये देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पुराने समय में ही होता था, अभी भी ये देखने को मिलता है। तो क्या होता था, स्कॉटलैंड के एक चिकित्सक जेम्स लिंड ने क्या देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरे का सेवन किया, वे इस रोग से मुक्त हो गए। मतलब नींबू और संतरे का सेवन, देखिए हमें क्या है, हमें इसका पूरे चैप्टर को ये नहीं समझना है हमें कि कहाँ की बात है या कौन चिकित्सक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि बीमारी क्या है। तो बीमारी इसमें क्या देखने को मिल रही है, बीमारी हमें देखने को मिल रही है कि मसूड़ों से खून आना और मसूड़ों में सूजन होना। अब इसका निदान हमें क्या देखने को मिल रहा है, निदान हमें देखने को मिल रहा है कि नींबू या संतरे का सेवन। निदान क्या है, नींबू या संतरे का सेवन। अब नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। तो हमें ये क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो लोग विटामिन सी का सेवन करते हैं, उन्हें जो ये मसूड़ों से रक्त स्त्राव है और सूजन है, इस बीमारी से उनको निदान मिल सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये क्यों बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, और ये किस लिए काम आता है, तो मसूड़ों से अगर खून निकल रहा है या मसूड़ों में सूजन है तो उसका निदान करने के लिए हम जो विटामिन सी है उसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट एक अध्ययन और है, क्या अध्ययन दिया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि जो हिमालयी क्षेत्र है और जो भारत के उत्तरी मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ की मिट्टी में क्या पाया जाता है, आयोडीन की कमी पाई जाती है। ये जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं वहां पर देखने को मिलता है। तो वहां पर लोगों को क्या बीमारी हो जाती है कि देखिए ये जैसा दिख रहा है कि गला क्या हो जाता है, थोड़ा आगे से बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है घेंगा रोग, ठीक है। या गलगंड रोग भी कहा जाता है इसे, घेंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसकी कमी से होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए सरकार ने ये पहल करी कि आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन वैसे तो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता है, लेकिन अगर उतनी कम मात्रा में जितनी जरूरत है, अगर हम उतना भी नहीं ले रहे हैं तो इससे हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके निदान के लिए क्या है, हमने आयोडीन युक्त नमक का सेवन किया, तो इससे इस बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, घेंगा रोग। अब नमक के बारे में बताया गया कि नमक की जो खेती वो कौन करती है, अगरिया नामक एक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है, जो कहाँ मिलती है, छोटे रण, ठीक है, कच्छ के छोटे रण या गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया, हमने दो रोग देखे, एक मसूड़ों से जो प्रॉब्लम होती है और दूसरा क्या देखा हमने, आयोडीन कमी से जो प्रॉब्लम होती है। देखिए, अभी तक हमने भोजन के कितने घटक देख लिए, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देखा, वसा देखा। अब हम देखते हैं किसके बारे में, दो हमने अध्ययन देखे, उसमें क्या बताया गया था, जो हमारे शरीर को, जब हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का प्राथमिक है ना, प्राथमिक घटक है। मतलब ये हमारे शरीर को जरूरी है, एकदम बिल्कुल नेसेसरी है, और ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी कैसी होती है, कम मात्रा में जरूरत होती है, और जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है द्वितीयक पोषक तत्व। तो द्वितीयक पोषक तत्व में कौन कौन से आ जाएंगे, द्वितीयक पोषक तत्व में आएंगे, देखिए विटामिन, ठीक है, विटामिन आ जाएगा। और एक कौन सा आ जाएगा, खनिज भी आ सकता है इसमें, है ना, खनिज आएगा, जल आ सकता है, ठीक है, जल भी क्या है, जल को भी हम एक पोषक तत्व के रूप में ही लेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले विटामिन, देखिए विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके स्रोत, मतलब ये अलग अलग चीजों, अलग अलग फल या अलग अलग सब्जियां, अलग अलग चीजों से हमें प्राप्त होते हैं। और क्या होता है, इनसे बीमारियां, अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें अलग अलग बीमारियां, शरीर के अलग अलग भागों में हमें बीमारियां देखने को मिलती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, देखिए अगर विटामिन ए का नाम
नाम कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी दृष्टि या हमारी आंखों से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो इसका असर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमारी आंखों में। आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, अब इसका स्रोत कौन कौन सा होगा, देखिए सब साधारण से स्रोत हैं, इसको हम नॉर्मली घर में सभी खाते हैं। जैसे पपीता है, गाजर, आम, दूध, सभी आप इमेज में देख रहे हैं, जैसे ये पपीता, गाजर, आम, दूध, तो ये सभी क्या है, अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिल जाता है। गाजर जो कहा जाता है, गाजर समृद्ध स्रोत है विटामिन ए का। वैसे इनसे भी प्राप्त होता है, लेकिन गाजर को कहा जाता है, गाजर में ज्यादा मात्रा में विटामिन ए मिलता है। अभावजन्य रोग मतलब क्या है कि अगर हमें इसकी कमी हो जाती तो हमें कौन सा रोग होता है, दृष्टि का ह्रास या क्षति, मतलब आंखों को नुकसान होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, देखिए एक रोग होता है रतौंधी। ठीक है, जो रतौंधी रोग होता है वो भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से ही होता है। और ये किससे रिलेटेड है, आंखों से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए, रतौंधी। दुर्बल दृष्टि या अंधेरे में कम दिखाई देना, मतलब रात के समय में कम दिखाई देना। ठीक है, आपने वो एक मूवी देखी होगी, बोल राधा बोल, उसमें वो जो कादर खान रहता है उसको रात के समय में दिखाई नहीं देता है, तो वो उसको क्या है, रतौंधी है, रतौंधी से ही पीड़ित था वो। पता था कि नहीं आपको, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना क्या हो जाता है, इसमें बंद हो जाता है, मतलब पूर्ण तरीके से भी दृष्टि चली जाती है। ठीक है, अब बोल राधा बोल मूवी आप देखेंगे ना तो उसमें देखना और बताना घर वालों को कि कौन सा रोग। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट विटामिन जो क्या है, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 देखिए, इससे रोग कौन सा होता है, पहले हम ये देखते हैं कि विटामिन बी 1 की कमी से हो जाता है हमें कौन सा रोग, बेरी बेरी। ठीक है, ये लिखा हुआ है बेरी बेरी, ये क्या है, रोग है, कमी से होने वाले रोग है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, इसमें ये इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो स्रोत हो सकते कौन कौन से, फलियां, ठीक है, मेवे, जो कि सूखे मेवे, काजू किशमिश वगैरह हम खाते हैं, वो संपूर्ण अनाज, मतलब जो भी अनाज हम खाते हैं उसमें विटामिन बी 1 होता है। बीजों में भी होता है विटामिन, जैसे पंपकिन सीड्स वगैरह होते हैं। दूध से बने पदार्थ, इन सभी में क्या पाया जाएगा, विटामिन बी 1 पाया जाएगा। अब देखिए ये करता क्या है विटामिन बी 1, तो ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। अब देखिए क्या है, हृदय ही हमारे शरीर को सारी है जो बोलना चाहिए कि रक्त को पंप करता है हमारे शरीर में। तो क्या है, अगर हृदय सही है तो क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। और विटामिन बी 1 की कमी से क्या लक्षण दिखेंगे हमें, कि हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन बी 1 की कमी है। तो क्या होता है, सूजन आ जाना। ठीक है, कहीं पर भी हाथों में पैरों में क्या हो जाना, सूजन आ जाना। हाथों और पैरों में क्या होना, जलन होना। जैसे कई लोगों के पैरों के जो नीचे तलवे होते हैं उसमें क्या होती है, जलन होती है। हाथों के पंजों में जलन होती है, तो वो किस चीज का संकेत है, कि हमारे शरीर में विटामिन बी 1 की कमी है। सांस लेने में परेशानी होना, तो ये भी क्या एक लक्षण है कि विटामिन बी 1 की हमारे शरीर में कमी है। अब इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं देखिए, तो इसके स्रोत हो सकते हैं कौन कौन से, देखिए गेहूं हो सकता है। गेहूं, जैसे हमने देखा सभी प्रकार के अनाज, अलसी के बीज हमने देखे है ना, बीज हमने देखे थे। फिर उसके बाद पनीर, दूध से बनी चीजें, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, है ना। दूध भी हो सकता है और चावल भी हो सकते हैं। गेहूं और चावल अनाज में आ गए, दूध और पनीर ये दूध से बनी चीजों में आ गए, और ये सब क्या आ गए, बीज में आ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमने विटामिन बी 1 देखा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या, देखिए जो हमने अध्ययन 1 समझा था उसमें हमने देखा था कि क्या होता है जब विटामिन सी की कमी होती है, तो मसूड़ों से खून आना, या फिर क्या होता है अगर हमें कहीं चोट लगी है तो घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये किस चीज का संकेत है, अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लगी है और घाव भरने में बहुत अधिक समय लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। ठीक है, अब इसकी कमी की हम पूर्ति कैसे करें, तो पूर्ति करने के लिए क्या खाएं, आंवला खाएं, ये इसके स्रोत है। अमरूद खाएं, अमरूद जाम, ठीक है। हरी मिर्च खाएं, हरी मिर्च देखिए तीखी होती है लेकिन इसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी। संतरा खाएं या फिर नींबू खाएं। अब ये देखिए हमारे शरीर में करता क्या है, तो शरीर के हमारे रोगों से बचाता है, मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। अब हम देखते हैं इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। स्रोत में देखिए जो सारे सभी खट्टे फल आएंगे, संतरा, टमाटर,
आंवला, इन सभी में क्या है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। नींबू, अमरूद और हरी मिर्च। हरी मिर्च देखिए तीखी होती है, लेकिन फिर भी इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा विटामिन कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। अब विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी का देखिए कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है हमें क्या, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स रोग होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, ये जो विटामिन डी है ये हमारे क्या है, कैल्शियम से रिलेटेड है, तो ये हमारी हड्डियों और दांतों को प्रभावित करेगा। हड्डियों को मेनली, तो अस्थियों का क्या हो जाता है, अस्थियां मुलायम होकर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, अस्थियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर के में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये जो विटामिन है, विटामिन डी हमारा कैल्शियम से रिलेटेड है। ये इसका देखिए क्या, अगर हम धूप में पर्याप्त मात्रा में अगर हम धूप ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हम धूप नहीं ले पा रहे हैं, अगर जैसे हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हम घर के अंदर रह रहे हैं या ऑफिस के अंदर रह रहे हैं, तो फिर क्या इसके मतलब अलग ऑप्शनल हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं जैसे हम दूध पिए, मक्खन खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब है स्रोत विटामिन डी के। अब हमें और देखते हैं विटामिन डी के स्रोत देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। जो हमने अभी देखा उसे हम इमेज फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे दूध है, मक्खन है, और क्या दिख रहा है हमें, मशरूम भी दिख रही है ना। ये मशरूम ये नमी वाले स्थानों में होती है। और फिर उसके बाद अंडा है, मछली है, दूध है, ये सभी क्या है, विटामिन डी के पर्याप्त स्रोत है। मतलब अगर हम इनका सेवन कर रहे हैं तो हमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, धूप। अगर हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती है। ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अभी तक हमने देखिए क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भोजन के जो घटक होते हैं उसमें हमने क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, वसा देखा, प्रोटीन देखा, और विटामिन भी देखा। विटामिन में हमने विटामिन ए देखा, विटामिन बी 1, सी और डी। इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे ई होता है, के होता है, पी होता है। विटामिन बी के भी बहुत सारे समूह होते हैं, इसीलिए हमने देखा था इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स विटामिन या फिर जटिल विटामिन इसे कहा जाता है। अब देखिए खाद्य घटकों के जो दो समूह है, वो कितने समूह हैं, दो समूह होते हैं। कौन कौन से दो समूह है देखिए, तो पहला होता है कौन सा, विटामिन, और दूसरा कौन सा होता है, खनिज। पहला कौन सा है, विटामिन, और दूसरा कौन सा है, खनिज। विटामिन में हमने देखा विटामिन ए, बी 1, सी और डी। खनिज में देखिए क्या क्या आएगा, जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम, कुछ मात्रा में हमारे शरीर में कैल्शियम की जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है, और आयरन की भी जरूरत होती है। और भी इसके अलावा भी खनिज होते हैं, जैसे जिंक होता है ना, पोटेशियम होता है, इसकी भी कुछ कुछ मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में खून की कमी होना। तो अगर ये क्या है, ये खनिज पदार्थ ऐसे हैं कि बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है, लेकिन अगर हम उतनी मात्रा भी नहीं लेते हैं इनकी, तो क्या होता है, हमारे शरीर में इनके कारण भी कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा पोषक तत्व, अभी तक जो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आखिर ये है क्या, इन्हें अगर हम एक कैटेगरी में डालें तो इनका हम क्या नाम देंगे, तो इनका नाम हम दे सकते हैं क्या, पोषक तत्व। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी क्या है, पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व की एक डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या होती है, वे खाद्य पदार्थ जो हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है,
कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये कैसे पोषक तत्व है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसके साथ क्या लिखा हुआ देखिए, शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि कौन करता है हमारे शरीर में? प्रोटीन। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। रोगों से सुरक्षा भी करते हैं और रोगों को ठीक करने में सहायता भी करते हैं। रोगों से सुरक्षा कैसे? जैसे कि हमारे विटामिन। विटामिन क्या करते हैं ना? ये तो हमारे शरीर को ना ही ऊर्जा देते हैं और ना ही हमारी शारीरिक वृद्धि करते हैं, लेकिन ये विटामिन क्या करते हैं? ये हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या है? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्व की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक और शारीरिक वृद्धि में सहायक और रोगों से सुरक्षा। सिर्फ 3 हमको पॉइंट याद रखने, तो हम पोषक तत्व की डेफिनेशन खुद से बनाकर लिख सकते हैं। अब प्रमुख पोषक तत्व देखिए कौन कौन से होंगे। तो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है। कौन कौन से होंगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सभी क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं। सुरक्षात्मक पोषक तत्व का मतलब क्या होगा? कि ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से बचाते हैं हमारे शरीर को। तो हमने क्या देखा कि जो विटामिन और खनिज है, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को ना ही ये ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं और ना ही ये हमारे शरीर की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो आखिर ये करते क्या है? ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर की क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? कि वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सुरक्षात्मक पोषक तत्व। अब देखिए क्या है, नियमित रूप से अगर हम दूध, हरी जो सब्जियां होती हैं, फल, साबुत अनाज का अगर हम सेवन करते हैं, तो विटामिन और खनिज हमें मिल जाता। अभी हमने जो विटामिन समझा था उसमें हमने ये देखा था कि विटामिन के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। अलग अलग विटामिन के स्रोत अलग अलग होते हैं, ठीक है। और खनिजों से भी क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। अगर जैसे हम पालक खाते हैं, तो पालक से हमें क्या मिल जाता है? पालक से हमें आयरन मिल जाता है। तो आयरन क्या है? आयरन एक खनिज है। तो पालक से हमें क्या मिल जाता है? आयरन। अगर हम पालक खाते हैं तो हमें आयरन मिल जाता है। तो इसीलिए पालक अगर पसंद नहीं भी आती है तो हमें कभी कभी खा लेनी चाहिए। देखिए, विटामिन और खनिज की क्या होती है? हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। मतलब जिस मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, प्रोटीन और वसा की जरूरत है, उतनी ही मात्रा में हमें विटामिन और खनिजों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे खाएं ही ना। अगर हम इसे जो जो अल्प मात्रा में हमें जरूरत है, अगर हम उतनी मात्रा भी नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या करती है? हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। अगर हम शरीर को कम मात्रा में जरूरत है, अगर उतना भी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा? हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन वे क्या करते हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम खाना पकाते हैं, जब हम सब्जियों को पकाते हैं, तो क्या होता है? सब्जियों में बहुत सारे जो विटामिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब हम चावल बनाते हैं, तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि चावल को बनाने से पहले क्या किया जाता है? उसे धोया जाता है। तो जब चावल को धोया जाता है, तो उसमें जो उपस्थित होता है विटामिन B1, चावल की परत में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B1। तो विटामिन B1 क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो अब क्या, अगर हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें चावल कच्चे ही खा लेने चाहिए? अगर हम सब्जी को बना रहे हैं, तो उच्च ताप के कारण क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें विटामिन जो, अगर हमें ऐसी सब्जियों को कच्ची ही खा लेनी चाहिए? नहीं, हम इन सब्जियों को क्या कर सकते हैं? कच्चा तो नहीं खा सकते हैं, पकाकर ही खा सकते हैं हम इन्हें। कुछ जैसे सैलेड वगैरह में हम इसे ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मली सब्जियां होती हैं, इन्हें हमारा शरीर पाचन नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हमें पकाना तो पड़ता ही है इन्हें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो बच्चों की बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, जैसे हमने शुरू में ही देखा था कि एक लड़के का नाम क्या था? मेदू। तो हम वही नाम रख देते हैं, इसका नाम मेंदू और इसका नाम क्या? मिस्टी। अब ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? देखो, ये कह रहा है कि क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? तो ये क्या कहती है? नहीं,
अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी पोषक तत्व हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। अब नमक में देखिए हमें क्या मिलेगा, नमक से हमें मिलेगा आयरन, जो कि क्या है, एक खनिज है। और ये जो खनिज है ये भी क्या है, खनिज भी तो एक प्रकार का पोषक तत्व ही है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमें सारे पोषक तत्व पौधे और जंतुओं से प्राप्त हो जाएं। ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने बताया था कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी। अगर हम सूरज की धूप ले रहे हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बन जाता है। तो मतलब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सूर्य की रोशनी। अब हम देखते हैं कि आहारी रेशे क्या होते हैं। ये शब्द तो हमने अभी तक सुना नहीं। अभी तक हमने पोषक तत्वों के बारे में देखा, पोषक तत्वों में के अलग अलग टाइप्स भी देखे, लेकिन ये नाम हमने नहीं देखा, आहारी रेशे। तो अब हम समझते हैं कि आहारी रेशे क्या होते हैं। देखिए, आहारी रेशे जिसका अन्य नाम क्या है, रुक्षांश। इन्हें हम किस अन्य नाम से जानते हैं, इन्हें हम रुक्षांश भी कह सकते हैं। और क्या होता है, फल और साग आहारी रेशे से भरपूर होते हैं। अगर हम फल खाते हैं या फिर साग, साग मतलब क्या होता है, भाजी, जो भी भाजी हम खाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं ये सभी। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं। अब जैसे देखिए हमने क्या देखा था कि जैसे विटामिन होते हैं, विटामिन भी क्या करते हैं, हमारे शरीर को ना हमारे शरीर की क्या बोलते हैं, ना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं विटामिन जो होते हैं, और ना ही ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। किसकी बात हो रही है अभी, अभी हम बात कर रहे हैं विटामिन की। लेकिन विटामिन का कुछ काम तो था। विटामिन क्या कर रहे थे, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कर रहे थे। उसी प्रकार देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि जो ये आहारी रेशे ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते। तो अब ये करते क्या है हमारे शरीर में, क्यों हम इन्हें खाएं जब ये हमें कोई पोषक तत्व ही प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जो आहारी रेशे होते हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर से देखिए जैसे जैसे कभी ऐसा होता है कि हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है, हमारे शरीर में अगर जो हमने भोजन खाया है उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये आहारी रेशे क्या करते हैं, हमारे शरीर से जो अनपचा आहार है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, उससे हमें छुटकारा दिलाते हैं। छुटकारा दिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और जो हम वेस्ट निकालते हैं, मल को सुचारू विकास को सुनिश्चित करता है, जिससे कि हमारा क्या हो, जिससे कि हमारा डाइजेशन ठीक रहे। तो ये क्या करता है, जो आहारी रेशे हैं ये हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल को निकालने में सहायता करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब देखिए क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, जो हमने अभी देखे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। इसके अलावा हमारे शरीर को क्या है, अन्य पोषक तत्व जैसे कि आहारी रेशे, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रुक्षांश के नाम से, आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है, ये हमारे जो भोजन है इसका ये आवश्यक घटक है। मतलब ये भी हमारे भोजन में होना जरूरी होता है। अगर देखिए हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल अगर नहीं निकलेगा तो हमें भूख ही नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर का जो पूरा बोलना चाहिए जो सुचारू संचार है वो नहीं हो पाएगा, अच्छे से हमारा शरीर वर्क नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये आहारी रेशे हमें मिलते कहाँ से, तो मुख्यतः हमें ये पादप उत्पादों द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे जो जो उत्पाद पौधों से प्राप्त होते हैं, जो भी चीजें हम पौधों से खाते हैं, उनमें क्या मिलते हैं, हमें आहारी रेशे प्राप्त हो जाते हैं। अभी हमने जैसे देखा कि आहारी रेशों के बारे में, तो आहारी रेशे क्या कर रहे थे, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। उसी प्रकार से देखिए जो जल है, जल भी क्या है, एक आवश्यक महत्वपूर्ण बोलना चाहिए महत्वपूर्ण घटक है। क्या करता है, जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। मतलब हमारे भोजन में जल की भी मात्रा होनी चाहिए। ये भोजन क्या होता है, पोषक तत्वों को यह भोजन क्या करता है, यह भोजन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, जो भी हमारे शरीर में पोषक तत्व गए हैं, उन्हें भोजन के माध्यम से जो भी पोषक तत्व हमने हमारे शरीर में ग्रहण किए हैं उन्हें क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कुछ मात्रा में इनकी जरूरत होती है, लेकिन अगर इनकी कुछ मात्रा भी हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, हमारा शरीर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हम जो पोषक तत्व ले रहे हैं अगर वो हमारे शरीर में एब्जॉर्व ही नहीं होंगे, तो फिर उन पोषक तत्वों को लेने का मतलब ही क्या होगा।
ठीक है। तो ये और देखिए क्या होता है, ये जो जल है हमारे शरीर में पसीना जो निकलता है और मूत्र जो हम त्यागते हैं उसके माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अभी हमने रुक्षांश के बारे में देखा था, तो रुक्षांश के बारे में हमने क्या देखा कि ये हमारे शरीर को अनपचा, जो हमारे शरीर का अनपचा भोजन है, अनपचा है ना, अनपचे भोजन से क्या करता है, हमें फ्री करता है, हमें मुक्ति दिलवाता है। और उसी प्रकार से क्या है, जो जल है, जल क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को पसीने और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। तो आई होप आपको रुक्षांश और जल की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमारी बॉडी में समझ। वैज्ञानिक से परिचय, जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उनके नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, कौथुलुर गोपालन। इनका जन्म कब हुआ, 1918 में, और मृत्यु कब हुई, 2019 में। अब इन्हें देखिए, पहले तो हमें क्या करना है, इनका नाम याद रखना है, क्या, कौलुथुर गोपालन। इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने काम किया है भारत में पोषण अनुसंधान की, इन्होंने क्या करी है, शुरुआत करी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये। और देखिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्यों के आधार पर उनका क्या किया है, विश्लेषण किया है। और क्या किया है, इनके देखिए क्या हुआ, इनके प्रयासों से मतलब क्या हुआ है, सरकार ने 2002 में क्या किया है, मध्याह्न भोजन योजना लागू की। अब मध्याह्न भोजन योजना को और किस नाम से जाना जाता था, तो मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील योजना कहा जाता था। इसमें क्या किया जाता था, दोपहर में बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ऐसे स्कूल जिनको सरकार से सहायता प्राप्त है, उनको क्या दिया जाता है, उनको वहां भोजन दिया जाता है। और कैसा भोजन दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है। बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की कि बच्चों को जो न्यूट्रिशन अगर घर में नहीं मिल पा रहे हैं तो वो भी क्या हो, इस भोजन के माध्यम से उनके शरीर को ये आहार, ये पोषक तत्व मिल जाए। तो इस योजना का उद्देश्य यही था कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को बेहतर बनाना। और इस योजना में ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाई भी है बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए। तो कौथुलुर गोपालन, हमें याद रखना है कि भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे पोषक तत्वों के बारे में समझा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और उनके उपयोग के बारे में समझा। तो अब इसके जो आगे का चैप्टर है वो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।